हेलो दोस्तों, मेरा नाम शोएब है और साथ में है अभिषेक। नमस्ते। नमस्ते। किसी भी देश को चलाने के लिए एक पॉलिटिकल सिस्टम की जरूरत होती है। वो सिस्टम हमारी तरह डेमोक्रेसी हो सकता है, ऑटोक्रेसी या मोनार्की हो सकता है, ईरान के जैसे थियोक्रेसी हो सकता है, या फिर कुछ एक्सपर्ट्स की माने तो रशिया की तरह वो सिस्टम क्लेप्टोक्रेसी भी हो सकता है। क्लेप्टोक्रेसी का मतलब देश के लीडर्स करप्ट हैं और अपना पॉलिटिकल पावर यूज करके अपने देश की धन दौलत हड़प रहे हैं। खैर, हम लोगों ने तो शुरू से डेमोक्रेसी देखी है, तो हमको लगता है कि डेमोक्रेसी ही बेस्ट पॉलिटिकल सिस्टम होगा। लेकिन फिर आप चाइना से कंपैरिजन करें तो आजकल एक लाइन टू मच डेमोक्रेसी भी चल रही है। और अगर डेवलपमेंट ही सब कुछ है तो फिर आप कुछ मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज भी देख सकते हैं, जैसे यूएई, सऊदी अरेबिया, बहरीन, कतर एटसेट्रा। बाय द वे, आपको शायद जान के थोड़ा सरप्राइजिंग लगेगा कि कितने इंडियंस इन मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में रहते हैं। एक बार पहले मैंने एक वीडियो किया था जिसमें टॉप 10 कंट्रीज विद मोस्ट नंबर ऑफ एनआरआईज की बात की थी। तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में रहेगी। खैर, हम बात कर रहे थे पॉलिटिकल सिस्टम्स की। तो हो सकता है कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम, जितने भी मैंने बताया, कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम परफेक्ट ना हो। तो फिर कोई भी कंट्री डिसाइड कैसे करेगी कि उसे कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम फॉलो करना है? अमूमन होता यूं है कि कोई मॉन्यूमेंटल, ग्राउंड ब्रेकिंग, अर्थ शेकिंग मेगा इवेंट लीड्स टू अ कंट्री फॉलोइंग अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। एक एग्जांपल बताता हूं। हमें आजादी मिली 1947 में। बाय द वे, क्या आप जानते हैं अंग्रेजी हुकूमत के दौरान ही इंडिया एक डायarchy हो चुका था। मोनार्की नहीं, डायarchy। डायarchy भी एक पॉलिटिकल सिस्टम है, इसकी बात फिर कभी करेंगे। तो जैसे इंडिया में ब्रिटिश राज था, वैसे ही कोरिया में जापानीज राज हुआ करता था। लेकिन अगस्त 1945 में ये जापानीज रूल खत्म हो गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान की हार हो चुकी थी। जापान, बाय द वे, दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसने न्यूक्लियर अटैक हिरोशिमा और नागासाकी वाला झेला है। यह अटैक करने वाला देश था यूएसए, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 में एक डिसाइसिव विनर बन के उभरा। तो जैसे ही कोरिया में जापानीज रूल खत्म हुआ, कोरिया आ गया यूएसए के अंडर। उस दौरान सोवियत रशिया ने भी कोरिया पर अपना क्लेम बनाने की कोशिश की। तब रशिया और यूएसए के लीडर्स स्टालिन और रूजवेल्ट के बीच यह एग्रीमेंट हुआ कि कोरिया के दो हिस्से होंगे। नॉर्थ कोरिया जाएगा सोवियत रशिया के पास और साउथ कोरिया जाएगा यूएसए के पास। तो एक अच्छा खासा देश जिसके लोग, जिसका कल्चर, जिसकी लैंग्वेज सब कुछ सेम थी, फिर भी उसके दो हिस्से कर दिए गए। और ये वही ग्राउंड ब्रेकिंग वाली इवेंट थी जो मैं आपको पहले बता रहा था। इसके बाद नॉर्थ कोरिया में रशिया ने कम्युनिज्म को बढ़ावा देते हुए किम इल सुंग को लीडर बनाया। फिर उनके बेटे किम जोंग इल आए और आज किम जोंग इल के बेटे किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया पर राज कर रहे हैं। दूसरी तरफ साउथ कोरिया में यूएसए ने डेमोक्रेसी को बढ़ावा दिया। आज साउथ कोरिया की नॉमिनल जीडीपी नॉर्थ कोरिया से 50 गुना ज्यादा है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ये पॉलिटिकल सिस्टम किसी भी कंट्री के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। शायद नॉर्थ कोरिया टू लिटिल डेमोक्रेसी की वजह से पीछे रह गया। अब 1 मिनट और लूंगा और बात करूंगा इंडिया के बारे में। 1947 में हमें आजादी मिली और नेहरू जी कांग्रेस की तरफ से प्राइम मिनिस्टर बने। 1947 में नेहरू जी से भी ज्यादा सीनियर लीडर्स मौजूद थे, जैसे महात्मा गांधी, सरदार पटेल और मौलाना आजाद। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर यह है कि जब नेहरू जी फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर बने तो वो कांग्रेस का डिसीजन था, और बहुत सी जगह आता है कि गांधी जी का डिसीजन था। खैर, वो जो भी रहा हो, इंपॉर्टेंट यह है कि 1947 में कोई चुनाव नहीं हुआ था। इंडिपेंडेंट इंडिया में फर्स्ट लोकसभा इलेक्शंस हुए 1951 में, जिसकी प्रोसेस 1952 तक चली। अब आप सोचेंगे 1947 में आजादी मिल गई तो चुनाव 1951 में क्यों हुए? 1951 इसलिए क्योंकि हमारा देश नया था, इलेक्शंस ऑर्गेनाइज करने के लिए तैयारियां करनी पड़ती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन होना जरूरी था,
सिस्टम्स और प्रोसेसेस बनाने पड़ते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जैसी बॉडी बनानी पड़ती है, वोटर्स रजिस्टर होते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। पर 1951 में जब फर्स्ट लोकसभा इलेक्शंस हुए तो ये 1951 वाला इंडिया 1947 वाले इंडिया से काफी अलग था। 1948 में गांधी जी की हत्या हो चुकी थी, 1950 में सरदार पटेल की भी डेथ हो गई थी। तो एक टॉवरिंग लीडर देश में सिर्फ नेहरू जी ही बचे थे। अब कोई चाहे तो ऐसा कह सकता है, मैं तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन कोई चाहे तो ऐसा कह सकता है कि नेहरू जी नॉर्थ कोरिया वाले किम इल सुंग की तरह बिना इलेक्शंस करवाए देश पर राज कर सकते थे क्या? स्टार्टिंग में जो हमने पॉलिटिकल सिस्टम की बात की, क्या इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम कुछ और हो सकता था क्या? ये सब तो एक हाइपोथेसिस की बात है, लेकिन एक स्टेट्समैन, राजनेता अपना राज धर्म निभाता है। तो इलेक्शंस होते हैं, नेहरू जी ही जीतते हैं और प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। वैसे इस इलेक्शन से जुड़ा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि बाबा साहेब अंबेडकर ये इलेक्शन हार गए थे। 1954 में एक बार फिर उन्होंने एक बाई इलेक्शन लड़ा, लेकिन वो बाई इलेक्शन भी हार गए। हालांकि वो राज्यसभा में जरूर इलेक्ट होकर आए और फिर 1956 में अंबेडकर की भी डेथ हो गई। तो ये कुछ इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम के इनिशियल ईयर्स थे। अब इतनी बात करने के पीछे का मकसद ये था कि हम समझ सकें किसी भी देश का पॉलिटिकल सिस्टम कैसे एस्टेब्लिश होता है। ये हमने देखा नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, इंडिया। और इस पॉलिटिकल सिस्टम का चेंज होना यानी किसी बहुत बड़े जलजले से कम की बात नहीं है। लेकिन एक बार ऐसा मौका आया था जब ऐसा लगा कि कहीं हमारे देश का ये पॉलिटिकल सिस्टम बदल तो नहीं रहा है, डावाडोल तो नहीं हो रहा है। बात है इमरजेंसी के जमाने की। और अगर आप सोच रहे हैं कि इतने सालों बाद इमरजेंसी की बात क्यों हो रही है, तो वो मैं नहीं कर रहा हूं, वो अभिषेक कर रहे हैं। तो ओवर टू यू अभिषेक। आपने जो पूरा इंट्रोडक्शन दिया कि बेसिकली जो आज हमारा टॉपिक है वो ये डेमोक्रेसी, एक तरह से डेमोक्रेसी से लेके जो हमारे भारत में जो डेमोक्रेसी है उससे कहीं ना कहीं रिलेटेड है। आज हम बात करें इमरजेंसी की। सबको एक सरप्राइज होगा कि 1975 में इमरजेंसी लगी थी, अब हम आज क्यों बात कर रहे हैं। अगर आपने 2-3 दिन पहले के अगर न्यूज़पेपर या कहीं पे आपने देखा होगा तो एक न्यूज़ आई थी कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू करेगी कि जो डेमोक्रेसी लगाई गई थी, इमरजेंसी लगाई गई थी कॉन्स्टिट्यूशनल थी या नहीं थी। ये न्यूज़ कई आई गई सी हो गई, कुछ दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि 45 साल पहले इमरजेंसी लगी थी, उसको अब क्यों रिव्यू करने की जरूरत पड़ रही है। तो हम वही बात करेंगे कि क्यों आज 45 ईयर्स के बाद सुप्रीम कोर्ट को जरूरत पड़ रही है कि वो रिव्यू करे कि जो इमरजेंसी लगी थी कॉन्स्टिट्यूशन थी यानी संविधान में। जैसे कि हमने अब जो स्टूडेंट ने बताया कि हमारा डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी तो है, बट हमारा देश चलेगा कैसे, क्या रूल्स फॉलो करेगा, उसके लिए हमारा संविधान लिखा गया था। उस संविधान के आधार पे, जो संविधान में जो कानून बने हुए, जो संविधान में प्रस्ताव है, उसी के आधार पे हमारा देश चलता है। तो जो इमरजेंसी लगी थी वो कॉन्स्टिट्यूशन थी कि नहीं थी, इस पे सुप्रीम कोर्ट में एक केस चलेगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे हम उसके पहले बात करें, उसके पहले बताऊँ कि संविधान में जो भारत के नागरिक हैं उनको मूलभूत अधिकार दिए हुए हैं। ये पूरी संविधान की एक तरह से एक आत्मा है कि आप अगर भारत के नागरिक है तो आपके ये मूलभूत अधिकार हो गए। ये ऐसे अधिकार हो गए जो आपसे कोई भी नहीं छीन सकता, ना पार्लियामेंट छीन सकती है, ना कोर्ट्स छीन सकती है। जबकि संविधान में ये प्रस्ताव है कि ये जो मूलभूत अधिकार है ये भारत के नागरिक से कोई नहीं छीन सकेगा, और ये एश्योर करेगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ये एश्योर करता है कि भारत के जो भी फंडामेंटल राइट्स है भारत के नागरिकों के, उसका पालन हो कि नहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कई केसेस ऐसे आते हैं जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करता है और ये एश्योर करता है कि जो भारत के नागरिकों को मूलभूत अधिकार दिए गए उसका पालन किया जाए। हम में से कई लोग क्वेश्चंस भी उठाते हैं कि संसद ने कानून पास कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट कौन होता है कि बोलने वाला कि आप ये कानून पास नहीं कर सकते, जबकि संविधान नहीं लिखा है। सुप्रीम कोर्ट का एक काम ये भी है कई कामों में से कि ये इंश्योर करे, ये सुनिश्चित करे कि जो संविधान में भारत के नागरिकों को जितने मूलभूत अधिकार दिए गए उसका पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब हम बात करते हैं इमरजेंसी पे।
सबसे पहले मैं इमरजेंसी की बात करूँगा कि इमरजेंसी क्यों लगी थी, क्या क्या हुआ था, उस क्यों ये मामला वापस आया है। तो सब कोर्ट का एक फैसला आया था जिसमें तब की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी का जो इलेक्शन था वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया था। जो उन्होंने जो लोकसभा चुनाव लड़ा था वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया था। इसके अगेंस्ट में इंदिरा गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की थी। ये पिटीशन वहाँ जब उस समय की, जैसे आपको सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में समर ब्रेक होता है, समर वेकेशन लगती है, तो उस समय एक वेकेशन बेंच सुनवाई करती है। तो उस समय की वेकेशन बेंच ने सुनवाई की थी, जिसके चीफ जस्टिस जिसके जस्टिस थे जस्टिस कृष्णन अय्यर। तो उन्होंने हाई कोर्ट के फैसले पे तो स्टे लगा दिया था, बट ये बोला गया था कि स्टे में पूरी तरह स्टे नहीं लगा दिया, बोला था कि इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर रह सकती है जब तक हम ये रिव्यू करेंगे जो हाई कोर्ट का फैसला है। और पर वो पार्लियामेंट में वोट नहीं कर पाएगी। वो पार्लियामेंट में कोई बिल पास हो, बिल हुआ है, उसको वोटिंग हो रही है, तो वो वोट नहीं कर पाएगी। तो इसलिए संविधान में उस समय एक जो आर्टिकल था 392 352, उसमें ये प्रोविजन था कि अगर भारत की सुरक्षा को आंतरिक या बाहरी अगर कुछ भी ऐसा खतरा महसूस होता है कि भारत की सुरक्षा को खतरा महसूस हो रहा है, चाहे कुछ वो इंटरनल फैक्टर हो सकते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर हो सकते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति यूनियन कैबिनेट के प्रस्ताव पे भारत में इमरजेंसी लगा सकते हैं। तो इमरजेंसी में क्या होता है कि भारत के जो नागरिक है उनके मूलभूत अधिकार छीन लिए जाते हैं, कोर्टों के जो कोर्ट रहती है उनके अधिकार लिमिटेड हो जाते हैं। तो उसी तरह की इमरजेंसी 25 जून 1975 को भारत के राष्ट्रपति ने इमरजेंसी लगा दी थी, जिसका कि इंदिरा गांधी ने रेडियो पर अनाउंसमेंट किया होगा। आपने से कई ने उस रेडियो की जो वो क्लिप थी या वो जो रिकॉर्डिंग थी वो सुनी होगी। तो 25 जून 1975 को भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने यही आर्टिकल 352 यूज करके इमरजेंसी लगा दी। अब इमरजेंसी में कई तरह की चीजें हुई, कई तरह के मानव अधिकारों का हनन हुआ, भारत संविधान का बोल सकते हैं आप हनन हुआ। बट बेसिकली मैं कॉन्स्टिट्यूशन के बात करना चाहूँगा कि संविधान में क्या क्या उस समय बदलाव भी किए गए थे। उस समय संविधान में 5 अमेंडमेंट किए गए थे। ये अमेंडमेंट थे अमेंडमेंट 38, 39, 40, 41 एंड 42 अमेंडमेंट। अब इन अमेंडमेंट में किया क्या गया था, जो 38 अमेंडमेंट था उसमें ये प्रस्ताव था कि जो इमरजेंसी लगाई गई है भारत के राष्ट्रपति द्वारा उसको भारत की सुप्रीम कोर्ट रिव्यू नहीं कर पाएगी। ये था 38 अमेंडमेंट। 39 अमेंडमेंट ये था कि जो इलाहाबाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया था वो उस अमेंडमेंट करके उसको भी नल एंड नलिफाई कर दिया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट इस तरह का कोई फैसला नहीं सुना सकती। वो 39 अमेंडमेंट में के द्वारा ये प्रस्ताव पारित किया गया था। उसके बाद 48 अमेंडमेंट था, उसमें ये था कि जो लैंड रिफॉर्म होते हैं वो 9th शेड्यूल में होते संविधान के, उसको भी जुडिशियल रिव्यू नहीं कर पाएगा। ये 48 अमेंडमेंट था, यानी कोई भी लैंड रिफॉर्म का सरकार करना चाहती है तो उस पर कोर्ट रिव्यू नहीं कर पाएगा। उसके बाद 41 अमेंडमेंट जो संविधान में किया गया था वो ये किया गया था कि अगर भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गवर्नर पे किसी भी तरह का क्रिमिनल केस अगर कुछ है, कोई आरोप लगता है तो उसकी प्रोसीडिंग नहीं कर पाएगा कोई जब तक वो पावर में है। उसके बाद 42 जो अमेंडमेंट था वो ये था कि जो भारत की पार्लियामेंट है, जैसे कि मैंने जो बताया जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है वो ये है कि भारत के हर नागरिकों को कुछ मूलभूत अधिकार दिए गए हैं। और मैंने आपको पहले बताया था कि पार्लियामेंट भी उस मूलभूत अधिकारों में किसी भी तरह का कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकती। बट 42 अमेंडमेंट ला के ये प्रस्ताव पारित किया गया कि भारत की पार्लियामेंट उन मूलभूत अधिकारों में और जो भारत के संविधान का जो बेसिक है उसमें भी चेंजेस कर सकती है। तो ये 5 अमेंडमेंट पारित किए गए थे। हालांकि उसके बाद जब इमरजेंसी हटी और उसके बाद जब इलेक्शन हुए तो जनता दल की गवर्नमेंट आई, उन्होंने ये 43 एंड 44 अमेंडमेंट लाके जितने भी प्रस्ताव पारित हुए थे उन सबको हटा दिया। यानी जो पुराने जिस तरह का हमारा संविधान था, जो मेन संविधान था उसको रिस्टोर कर दिया। और ये जो संविधान में आर्टिकल 352 था कि कोई अगर राष्ट्रपति चाहे तो यूनियन कैबिनेट की सिफारिश पे इमरजेंसी लगा सकता है, इसको भी ख़त्म कर दिया। उसके बाद आते हैं हम कि रिसेंटली ये मामला वापस क्यों आया है। एक 94 ईयर्स की लेडी है, वीरा
सरीन, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक केस फाइल किया है। उसके उस एक पिटीशन फाइल की गई है सुप्रीम कोर्ट ने, उसी पिटीशन के ये किया है कि वो रिव्यू करेगी कि जो इमरजेंसी लगी थी कॉन्स्टिट्यूशन थी या नहीं थी। मैं वीरा सरीन के बारे में बताना चाहूँगा कि जब इमरजेंसी लगी तो जो मिस वीरा सरीन थी, उनके हस्बैंड की कई प्रॉपर्टीज थी जिसपे इनलीगली कब्जा कर लिया था कुछ लोगों ने। इसके अगेंस्ट में कोर्ट में केस चल रहा था, कई सालों से कोर्ट में केस चला। इसी साल जुलाई में दिल्ली हाईकोर्ट का ये फैसला आया कि जो भी कब्जा किया गया है वीरा सरीन की हस्बैंड की प्रॉपर्टी पे, वो सब इनलीगल है। सारी प्रॉपर्टी वीरा सरीन को वापस लुटाई जाएगी और जितने साल से कब्जा रहा है उसका रेंट भी, जिन लोगों ने कब्जा किया है उनको उन लोगों को रेंट भी पे करना पड़ेगा। इसी फैसले को आधार मानते हुए वीरा सरीन ने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया कि मेरे को जो ये इमरजेंसी लगी, मेरी प्रॉपर्टीज गई, उस वजह से जो मुझे एक तरह से मानसिक प्रताड़ना हुई है, तो उसका भी मुझे कंपनसेशन मिले, उसके लिए भी कि उसका कंपनसेशन मिले मुझे। तो उसके लिए एक उन्होंने एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल की। उनके जो वकील है, वो आप भारत के जाने माने एक वकील है मिस्टर हरीश साल्वे, वो उनको रिप्रेजेंट करे सुप्रीम कोर्ट ने। जो हरीश साल्वे की दलील थी कि पहले कोर्ट ये पिटीशन एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि 45 ईयर्स हो गए, अब क्यों हम ये मामले को एक्सेप्ट करें, ये पिटीशन एक्सेप्ट करें। तो उनकी दलील थी कि अगर हमने हिस्ट्री को अगर नहीं सुधारा तो आगे हो सकता है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं या ऐसा इंसिडेंट्स वापस भी हो सके। तो उस आधार पे सुप्रीम कोर्ट ने ये पिटीशन इस टर्म में एक्सेप्ट की है कि पहले तो हम ये देखेंगे कि जो ये इमरजेंसी लगी थी, ये कॉन्स्टिट्यूशन थी कि नहीं थी, यानी भारत के संविधान के अनुसार लगी थी कि नहीं लगी थी, हम उसको रिव्यू करेंगे। उसके बाद उनकी मेन पिटीशन मिस सरीन की कि उनको कंपनसेशन मिले, उस पर हम, तो ये है पूरा मामला। इस पर आगे सुनवाई चलेगी। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या फिर फैसला आता है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है। ये भी हो सकता है अगर सुप्रीम कोर्ट इस डिसीजन पर पहुंचे कि हाँ ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं थी, तो आई थिंक वहां से फिर कैन ऑफ बॉम्ब्स ओपन हो सकते हैं आगे, और कुछ भी हो सकता है। तो खैर वो तो हम देखेंगे जो भी है। आज थोड़ा सा हिस्ट्री क्लास हो गई, लेकिन आई होप आपको अच्छा लगा हो। इस बार के एपिसोड में इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।